एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एसएससी यूपीएससी पीडीएफ.com। गाइस, हमने हमारे पुराने सेशन में पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन और हमने पढ़ा था वैदिक एज के बारे में। तो आज हम आगे मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिज्म के बारे में। आपको मैंने बताया था कि लेटर वैदिक पीरियड के जो टाइम था उसमें लोग जो ब्राह्मण थे उनकी डोमिनेशन से या फिर ऊंच नीच की जो जातियों की बातें होने लगी थी उनसे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वो उन सब से छुटकारा चाहते थे, तो इसलिए वो लोग एक नई रिलीजन की तरफ आगे बढ़ने लगे और वो नया रिलीजन कौन सा था? बुद्धिज्म। तो आज हम वही नए रिलीजन बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि कौन थे उनके फाउंडर और उन्होंने क्या क्या हमें सिखाया, कौन कौन लोग उनके साथ जुड़े। तो आज हम इन सब चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिज्म के बारे में। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि जिसने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाके पहले पुरानी वीडियो देख लेना, ताकि आप अच्छे से हमारे टॉपिक से लिंक कर पाओगे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है, तो पहले जाके वो वीडियो जरूर देख लेना। अब जो हमारा बुद्धिज्म आया, हमने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ना है। बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्धा। बुद्धिज्म के बारे में सबने पढ़ा होगा, सबकी प्राइमरी की बुक्स में या फिर हायर सेकेंडरी में कहीं ना कहीं आपने गौतम बुद्धा के बारे में जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि इनके ऊपर जरूर चैप्टर होता है कि इन्होंने हमें क्या क्या सीख दी। इनके बारे में हमें बचपन से ही बताया जाता है, सिखाया जाता है। और हमारे गवर्नमेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर एशियन हिस्ट्री में से पूछे जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हुआ है कि बुद्धिज्म से ही क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसको आप अच्छे से समझे, क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको हर एक चीज ढंग से डिटेल में समझनी होगी। तो बुद्धिज्म के हमारे फाउंडर कौन थे? सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्धा। अब गौतम बुद्धा ये कौन थे? ये लाइट ऑफ एशिया भी इन्हें कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में लुम्बिनी में। कौन सी जगह पे हुआ था इनका जन्म? लुम्बिनी में। आपको हर एक चीज डिटेल में याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था, कौन सी जगह हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। और कौन से क्लैन में? शाक्य क्लैन। जैसे हमारे यहाँ कास्ट होती है ना कि जाट, पंजाबी, तो उस टाइम क्लैंस होते थे, तो उनका जन्म कौन से क्लैन में हुआ था? शाक्य क्लैन में। तो गौतम बुद्धा का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी में शाक्य क्लैन में हुआ था। बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हु इज द लाइट ऑफ एशिया, हु इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया, तो आपका आंसर होगा गौतम बुद्धा यानी सिद्धार्थ। बुद्धा को एनलाइटेंड वन भी कहा जाता है। एनलाइटेंड वन यानी कि जिसने बहुत ज्यादा ज्ञान हासिल कर लिया हो, जो सारी दुनिया से ऊपर उठ चुका है, अब उसे किसी का मोह नहीं है, उसे बोलते हैं एनलाइटेंड वन। तो अगर आपसे पूछा जाए हु इज एनलाइटेंड वन, तो आप सबका आंसर क्या होगा? गौतम बुद्धा जी। उनके फादर कौन थे? शुद्धोधामा जी एंड मदर थी उनकी महामाया। लेकिन उनकी मदर जो है उनके बचपन के दौरान ही उनकी डेथ हो गई थी, तो उनको पाल पोस के बड़ा किया था उनकी स्टेप मदर गौतमी ने। और उनकी शादी हुई थी यशोधरा से, और जिनसे उन्हें एक बेटा भी हुआ जो कि उनका नाम था राहुल। ये आपको सिर्फ एक ब्रीफिंग दे रही हूँ मैं गौतम बुद्ध के बारे में कि उनका जन्म क्या हुआ, उनका परिवार कौन था, उनके बच्चे कौन से थे, क्या उनके नाम थे, ताकि आपको आगे जाके पता चले कि देखो उन्होंने जो है फैमिली भी बसाई, उनके माँ बाप भी थे, उन्होंने जो राज के सुख थे वो भी सारे भोगे। लेकिन ऐसा आखिर क्या हुआ कि उन्होंने ये सारी चीजें त्याग दी, अपना परिवार वो छोड़ के चले गए, अपने बसी बसाई फैमिली वो छोड़ के चले गए। क्या उनकी लाइफ में एक ऐसा स्टेज आया कि उन्हें सारी चीजें ये छोड़नी पड़ी और उन्होंने एक नया रिलीजन स्थापित किया जो था बुद्धिज्म। तो एक बार क्या हुआ कि वो अपने शहर में गए घूमने के लिए। वैसे उनके फादर को ये भविष्यवाणी कर दी गई थी कि आपका बेटा बड़ा होके ये सब चीजें राजमोह सब त्याग देगा। तो उनके फादर क्या करते थे कि उन्हें कभी बाहर नहीं जाने देते थे। लेकिन एक दिन उन्हें परमिशन मिली और वो गए अपने राज्य के दौरे पे। तो उन्होंने वहां पे 4 चीजें देखी। उनकी लाइफ में ये 4 चीजें देखना सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ का। उन्होंने क्या 4 सीन विटनेस किए? सबसे पहले उन्होंने देखा एक ओल्ड मैन, उसके बाद उन्होंने देखा एक सिक मैन यानी कि बीमार आदमी, उसके बाद उन्होंने देखा एक डेड मैन यानी कि एक मरा हुआ इंसान,
और उसके बाद उन्होंने फोर्थ सीन जो विटनेस किया वो था एस्केटिक यानी कि मॉन्क यानी कि साधु। तो जब ये चारों सीन उन्होंने देखे तो उन्होंने सोचा कि हमारा शरीर हमारा तो है ही नहीं, एक दिन हमें बूढ़ा भी होना है, एक दिन हमें बीमार भी होना है, एक दिन हमें मरना भी है। तो हम किसके लिए ये सब राज सुख ये सब भोग रहे हैं, किसके लिए हम जी रहे हैं, जब हमारी लाइफ का एक आखिरी एंड है कि हम सबको मरना ही है। कोई ऐसा तो नहीं ना कि अगर मेरे पास इतने राज वाले सुख है तो मैं मरूंगा नहीं, मेरे पास इतना सारा पैसा है, इतनी सारी धन माया है तो मेरी डेथ नहीं होगी, मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। तो उन्होंने सोचा जब हर चीज का एंड मरना ही है तो मैं यहाँ रहकर क्या कर रहा हूँ, मुझे तो आगे जाना चाहिए कि मैं और ऐसा क्या करूं अपनी जिंदगी में कि इसका कोई मतलब निकल पाए, मरने से पहले कोई मतलब निकले मेरे जीवन का। तो जब उन्होंने वो 4 सीन विटनेस किए तो उसके बाद वो अपना घर छोड़ के चले गए। तो ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब उन्होंने ये 4 सीन विटनेस किए। और ये कौन सी एज में थे, 29 की एज जब उनकी हुई तो उस समय उन्होंने रिनंसिएशन ले ली। रिनंसिएशन का मतलब उन्होंने अपना घर त्याग दिया, उन्होंने सारी मोह माया को छोड़ दिया और वो आगे अपने जीवन को बसर करने के लिए चले गए। उन्होंने जो है अलारा कलामा, ये उनके फर्स्ट टीचर थे गाइस। उनके फर्स्ट टीचर कौन से थे, अलारा कलामा। उन्होंने इनसे मेडिटेशन की टेक्निक सीखी कि किस तरीके से हम ध्यान लगा के मेडिटेशन करके अपने आप को जो है शांति प्रदान कर सकते हैं, अपने आप को फोकस कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हु इज द फर्स्ट टीचर ऑफ गौतम बुद्धा। तो आप सबका आंसर होगा अलारा कलामा जी। और उसके बाद उन्होंने बहुत तपस्या की, तपस्या करते गए और 35 ईयर की एज में उन्होंने जो है निर्वाणा को प्राप्त किया। निर्वाणा यानी कि वो अब सारे संसार से ऊपर उठ चुके थे, अब उन्होंने किसी चीज का मोह नहीं था। तो उस स्टेज को यहाँ क्या बोलते हैं, निर्वाणा। निर्वाणा उन्होंने कब अटेन किया, 35 की एज में। और कौन सी जगह पे, बोध गया। बोध गया कहाँ पर है, बिहार में एक जगह है, ये आपको याद रखना है कि निर्वाणा उन्होंने कौन सी जगह पे अटेन किया था, तो बोध गया में किया था। अब बुद्धिज्म में बुद्धा जी की खास बात ये थी कि वो कोई ऊंच नीच जाति वगैरह कुछ नहीं मानते थे। उनको मानना था कि जो औरतें हैं और जो शूद्र है उनको भी इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए हमारे जैसे सोसाइटी में। उनको क्यों पिछड़ा माना जाता है, क्यों उनको आखिर ये छोड़ देते हैं। तो उन्होंने वुमेन्स को और शूद्रास को भी एक साथ अपने साथ इंक्लूड किया कि ये लोग हमसे अलग नहीं है, इनको भी इक्वल दर्जा मिलना चाहिए। लेटर वैदिक पीरियड की सबसे बुरी बात ये थी कि वुमेन्स और शूद्रास को वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं देते थे। लेकिन बुद्धिज्म में क्या हुआ, उन्होंने वुमेन्स को और शूद्रास को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी स्टार्ट की। उसके बाद उनके अलग अलग सेरेमन होने लगे। सेरेमन यानी कि जहाँ पे उनके बारे में बताया जाता था, उनकी टीचिंग्स के बारे में बताया जाता था। तो पहला सेरेमन कहाँ हुआ था, उनका सारनाथ में। ये आपको याद रखना है कि उनके फर्स्ट सेरेमन, उनके सेकंड सेरेमन कहाँ हुए थे, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट सेरेमन कहाँ हुआ था, हमारा सारनाथ में। और इसी तरीके से वो आगे जाके धीरे धीरे अलग अलग जगह सेरेमन करने लगे, लोग उनसे जुड़ते गए, वो अपनी सीख बताने लगे लोगों को। और इसी तरीके से 80 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। और उनके निधन की जो स्टेज है उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाणा। क्या बोलते हैं उनके निधन की स्टेज को, महापरिनिर्वाणा। और कहाँ पर हुई थी उनकी मृत्यु, कुशीनगर में। कुशीनगर के बारे में आपने सुना होगा कि यूपी में आजकल करंट अफेयर में चल रहा है, करंट न्यूज में, कि वहां पर एक एयरपोर्ट बनने वाला है यूपी का सबसे बड़ा, कुशीनगर एरिया में। तो वहीं पे उनकी डेथ हुई थी। और मैत्रा एक उनके सामने बात, जो उनके गुरु वगैरह आए थे, मतलब जो बुद्धिज्म को बताते थे, तो मैत्रा थे जिसको फ्यूचर बुद्धा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये बुद्धिज्म की चीजें लोगों को सिखाते थे। तो अब हम पढ़ेंगे कि बुद्धिज्म में हमें क्या क्या चीजें सिखाई गई, उन्होंने ऐसी कौन सी चीजें सिखाई कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे और बुद्धिज्म से जुड़ते चले गए। सबसे पहली खास बात क्या थी बुद्धा जी की, कि वो अपनी पावर के थ्रू लोगों को नहीं अपनी बातें मनवाते थे कि अरे मैं तो वहां का राजा हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। नहीं, वो लोगों को अपनी बातों से मनाते थे, अपनी अच्छी सीखों से मनाते थे कि देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारे संसार के लिए बुरा है, ये तुम्हारे लिए बुरा है। तो अपनी पावर से नहीं, वो लोगों को अपनी बातों से मनाते थे। एक इंसिडेंट था जो मुझे याद आ रहा है, मैंने पढ़ा था बुद्धिज्म के बारे में,
कि एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ी औरत अपने बच्चे को लेके बुद्ध जी के पास गई कि मेरा बच्चा मर चुका है, आप तो इतने ज्यादा पावरफुल हो, आपके पास इतनी शक्तियां, आप इतने अपने इतनी ज्यादा महारत हासिल कर रखी है, तो कृपया कर आप मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। तो बुद्धा ने उसको देखा और बोला कि देखो, मैं सिर्फ इस संसार में जीने का मार्ग सिखाता हूँ कि हमें जीना कैसे है। मेरे पास कोई जादू ताकतें नहीं है कि मैं तुम्हारे मरे हुए बच्चे को जिंदा कर सकता हूँ। इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हर एक चीज को एक ना एक दिन खत्म जरूर होना है। तो ये बुद्धिज्म की बहुत अच्छी बात थी कि वो लोगों को अपनी ताकत से नहीं समझाते थे, वो अपनी बातों से समझाते थे, और वो समझाते थे कि हर एक चीज का अंत जरूर होना है। तो हमें इन ताकतों में, पावरफुल लोगों में, जादू में, इन सब में यकीन नहीं करना चाहिए और अपनी जिंदगी को सरल तरीके से जीना चाहिए। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि बुद्धिज्म में हमें क्या क्या चीजें सिखाई गई। तो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, तो टीचिंग्स ऑफ बुद्धा में सबसे पहले हमें 4 नोबल ट्रूथ बताए गए। हमारे जीवन के सबसे बड़े 4 सच क्या है। सबसे पहला सच है दुख। दुख यानी कि जो हमारी लाइफ है वो सोरो यानी कि दुखों से भरी हुई है। दुखा मतलब हमारा जो पूरा जीवन है वो पूरा का पूरा दुख यानी सोरो से भरा हुआ है। दूसरा हमारा जीवन का सबसे बड़ा क्या सच है, दुखा समुदाय, कि दुख की समस्या क्या है, क्यों है हमें दुख। हर चीज का लिंक किस चीज से है, कि डिजायर, जो हमारी इच्छाएं हैं, ये है कारण हमारे दुखों का। क्योंकि हर इंसान की कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है कि अरे यार काश मुझे ये मिल जाता तो मजा आ जाता, काश मेरे पास वो होता। तो हर इंसान जो है अपनी चाहतों की वजह से ही परेशान रहता है। अगर उसके पास जितना है वो उतने में खुश रहना सीख जाए तो किसी को कोई दुख नहीं होगा। तो उन्होंने क्या बताया कि हर दुख का जो कारण है वो क्या है, उनके डिजायर्स। उसके बाद हमारी थर्ड जो सबसे बड़ी सच्चाई है वो क्या है, दुख निरोध। दुख निरोध मतलब अगर हम अपने डिजायर्स को कॉन्क्वेयर कर ले, यानी कि अपने डिजायर्स को रोक ले, अपने डिजायर्स को दबा ले, उन पे जीत हासिल कर ले, तो हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। हमें फिर कोई नहीं हरा सकता। और नेक्स्ट हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच उन्होंने क्या बताया, दुखा निरोधा गामिनी प्रतिपदा, यानी कि हमारा जो जीवन है अगर हमें उसे बहुत अच्छे तरीके से जीना है, सारे दुखों को दूर करना है, तो वो जो है वो 8 रास्तों से होके गुजरता है। वो 8 रास्ते कौन से थे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, द 8 फोल्ड पार्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। ये बुद्धिज्म का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उन्होंने ऐसे कौन से 8 रास्ते बताए कि जिनसे हम अपना जीवन जिए तो हमें जो है सारी दुखों से हम दूर हो सकते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि इसको कैसे याद किया जाए, तो मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ कि अगर आपको 4 नोबल ट्रूथ याद रखने हैं तो आप कैसे याद कर सकते हैं, जिसमें आपको ये चारों नेम याद हो जाएंगे कि दुख की समस्या का निरोध 8 रास्तों से गुजरता है। दुख की समस्या का निरोध 8 रास्तों से गुजरता है। दुख यानी दुखा, समस्या यानी दुखा समुदाय, निरोध मतलब दुखा निरोधा, और 8 रास्ते किसमें बताए गए हैं आपको, दुखा निरोधा गामिनी प्रतिपदा में। तो दुख की समस्या का निरोध, निरोध यानी हल 8 रास्तों से गुजरता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि ये 8 रास्ते कौन से थे जिससे हम अपने जीवन पे जीत हासिल कर सकते हैं, अपनी सारी इच्छाओं पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम इन 8 रास्तों के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा रास्ता कौन सा है, राइट अंडरस्टैंडिंग, या फिर इसका दूसरा नाम है राइट व्यू, कि हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन की सच्चाई क्या है, ये सारा जिंदगी क्या है, कुछ भी धन माया सब कुछ झूठ है, जो चीज सच है वो सिर्फ हमारे सामने जो है वो है, हमारे जो दिमाग में चल रहा है वो सच्चाई नहीं है, जो हमारे सामने है वो सच्चाई है। तो ये हमें राइट अंडरस्टैंडिंग में बताएंगे। आपको इन सब का मतलब इतने डीप में समझने की जरूरत नहीं है। आपको अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो यही पूछा जाएगा कि राइट अंडरस्टैंडिंग क्या 8 फोल्ड का पाथ है या नहीं है, या फिर इन सब में से कौन सा है जो 8 फोल्ड का पाथ नहीं है। ये सब मैं बस आपके लिए बता रही हूँ कि इनके अंदर क्या क्या है, क्योंकि हमारे अंदर एक थोड़ी सी हो जाती है कि यार इसमें क्या था, इसका क्या मतलब था।
तो आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, सिर्फ इसलिए आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। वैसे इनका मतलब आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। राइट थॉट में क्या चीजें बताई गई कि आपको अगर पता चल गया कि जीवन की सच्चाई क्या है, तो आपको अब ये ध्यान रखना है कि आपको करना क्या है, आपका हार्ट क्या चाहता है, आप क्या करना चाहते हैं। राइट स्पीच में क्या बोला गया कि आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना है। झूठ का मतलब ये भी नहीं बोलना है कि अरे नहीं मैंने तो तेरी चीज नहीं ली, अरे यार मैंने चोरी नहीं की, या फिर ये भी नहीं बोलना, किसी की बुराई भी नहीं करनी है। अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो वो भी एक तरीके से झूठ बोलना ही है। उसके बाद राइट एक्शन, यानी कि कोई चोरी नहीं करनी, किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं करना जिससे किसी का बुरा हो। राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि अपना जीवन जीने के लिए जितनी जरूरी चीजें हैं सिर्फ आप उन्हीं पे ध्यान दें। अपना जीवन आप भीख मांग के भी जी सकते हैं, जरूरी नहीं आपके पास सारी धनमाया होनी चाहिए। राइट एफर्ट, यानी कि आप जिसके लिए जितना कर सके उसके जीवन बेहतर बनाने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी चाहिए। अगला है राइट माइंडफुल अवेयरनेस, यानी आपको अपने माइंड को एक्टिव रखना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है राइट कंसंट्रेशन मेडिटेशन, यानी कि आपको मेडिटेशन करना आना चाहिए ताकि अपने आप दिमाग को शांत रख सके। तो ये थी 8 फोल्ड पाथ जो कि उन्होंने बताई जिससे हम अपना जीवन बेहतर बना सके। उसके बाद हमें बुद्धिज्म में 3 ज्वेल्स के बारे में बताया गया। इनको त्रिरत्ना भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? त्रिरत्न। तो ये त्रिरत्ना कौन से थे? ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि क्या बुद्धा त्रिरत्ना का पार्ट है, क्या धामा त्रिरत्ना का पार्ट है। तो आपको याद होने चाहिए हमारे त्रिरत्न कौन से हैं, बुद्धा, धामा एंड संघा। फर्स्ट है बुद्धा। बुद्धा में कौन आता है? जो हमारे बुद्धा टीचर थे, ये उसी से रिलेट करता है कि जो हमारे गुरु होते हैं वो हमें क्या सिखाते हैं कि हर एक इंसान के अंदर पावर है कि वो हर चीज को हासिल कर सकता है। तो जो हमारे टीचर्स है वो रिलेट करते हैं बुद्धा से। धामा, धामा में हमें जो भी हमारे टीचर हमें चीजें सिखाते हैं वो सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट है संघा। संघा में आते हैं जो भी मॉन्क्स है जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, तो वो चीजें जो जो बोलते हैं वो आती हैं संघा के अंदर। तो आपको मेन इसमें क्या याद रखना है, ये नाम याद रखने कि 3 ज्वेल्स कौन से हैं, बुद्धा, धामा एंड संघा। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में कि बुद्धिस्ट से रिलेटेड, बुद्धा से रिलेटेड क्या क्या किताबें लिखी गई और उनको हम क्या बोलते हैं। लिटरेचर क्या होता है गाइस? एक हमारा साहित्य हम जिसमें रिकॉर्ड करके रखते हैं उसको बोलते हैं हम लिटरेचर। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में कौन कौन सी बुक्स हैं हमारी? त्रिपिटका, सुत्ता पिटाका एंड अभिधामा पिटाका। त्रिपिटका का मतलब क्या होता है कि लीव्स पे कुछ लिखा गया है, जो भी चीज थी वो लीव्स पे रखी गई और एक बास्केट में रख दी गई। तो बुद्धा की जो टीचिंग्स थी उनको लोगों ने लीफ पे रिकॉर्ड किया, फिर उसको बास्केट में रख दिया, तो वो बन गई त्रिपिटका। सुत्ता पिटाका मतलब बुद्ध ने जो चीजें कही उनको रखा गया, और इसी तरीके से अभिधामा पिटाका। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सुत्ता पिटाका कौन से रिलीजन से रिलेट करती है, अभिधामा पिटाका कौन से रिलीजन से रिलेट करती है। तो ये सब बुद्धिज्म से रिलेट करती है। और ये सारी कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? ये पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है या फिर बुद्धा के टाइम पे जो लोग थे वो कौन सी लैंग्वेज को फेवर करते थे, तो आप सबका आंसर होगा पाली लैंग्वेज को। उसके बाद हम पढ़ते हैं सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म मतलब कि बुद्धिज्म में भी आगे जाके लोगों ने अपने आप के ग्रुप बना लिए और हर ग्रुप को अलग अलग नाम दिया गया, तो वो हो गए सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। हर सेक्ट कुछ अलग चीजें मानता था वो सारे बुद्धा के फॉलोवर ही, लेकिन कहीं कहीं उनके अंदर डिफरेंशिएशन था कुछ चीजें मानने में। तो कौन से सेक्ट थे? पहला सेक्ट है हमारा हिनायाना। हिनायाना क्या करते थे? वो बुद्धा में बिलीव नहीं करते थे। बुद्धा एक ह्यूमन फॉर्म में, बुद्धा को भगवान नहीं मानते थे। वो बुद्धा ने जो बातें सिखाई थी वो उसमें यकीन करते थे। उनको यकीन था कि बुद्धा की बातों में, उनकी टीचिंग्स में, ना कि बुद्धा की पूजा करते थे। तो ये सबसे इनकी जरूरी बात है। हिनायाना कौन थे? जो उनकी टीचिंग में बिलीव करते थे। नेक्स्ट उन्होंने बोला इंडिविजुअल सेल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि उन्होंने बताया सेल्वेशन यानी मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं? जब हम खुद के ऊपर नियंत्रण रखें, खुद के ऊपर डिसिप्लिन रखें, तो हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि आइडियल वर्शिप यानी किसी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए।
जैसे कि मैंने आपको बताया, बुद्धा में यकीन ना करके बुद्धा की बातों में यकीन करते थे। यानी वो किसी मूर्ति या ह्यूमन रूप की पूजा में यकीन नहीं करते थे, बजाय कि वो यकीन करते थे। उन्होंने क्या हमें सीख दी है। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि ऐसा कौन सा सेक्ट है बुद्धिज्म का जो कि आइडल वर्शिप में यकीन नहीं करता था, तो कौन सा है हमारा हिनायाना सेक्ट। उसके बाद वो पाली लैंग्वेज में फेवर करते थे, यानी वो अपने जो भी टेक्स्ट वगैरह लिटरेचर लिखते थे वो लोग पाली लैंग्वेज में लिखते थे, जिसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्ट है बुद्धिज्म का वो है महायाना। महायाना बिलीव करते थे बुद्धा के अंदर, मतलब बुद्धा की बातों में तो उन्हें यकीन था ही कहीं ना कहीं, लेकिन वो बुद्धा को एज अ ह्यूमन रूप या फिर एज अ आइडल वर्शिप करते थे। यानी कि जिन्होंने बातों में यकीन करा वो थे हिनायाना, और जिन्होंने बुद्धा में उसके ह्यूमन रूप में उसमें आइडल में यकीन किया वो थे हमारे महायाना। महायाना क्या बोलते थे कि हमें ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहिए, उसके दुखों को उसकी तकलीफों को हम कैसे कम कर सकते हैं, ये सब हमें महायाना में बोला कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि समाज में जो चीजें हो रही हैं उन पे कंट्रोल कर सके, उन बुरों को अच्छा कर सके। ये लोग किस लैंग्वेज को फेवर करते थे? पाली लैंग्वेज को। लेकिन जो महायाना थे वो संस्कृत लैंग्वेज को फेवर करते थे, यानी वो अपने टेक्स्ट इंस्क्रिप्शन कौन सी लैंग्वेज में लिखते थे? संस्कृत लैंग्वेज में। हमारा गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि ये कौन से स्कूल ऑफ आर्ट, गांधारा क्या था, इसके अंदर क्या चीजें थी। लेकिन अभी आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ से आना शुरू हुआ, कौन से रिलीजन में आना शुरू हुआ था? तो बुद्धिज्म में आना शुरू हुआ था। तो एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट किससे रिलेटेड है? तो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, क्योंकि इसी टाइम पे ये आया था। इसमें क्या था, लोग इमेज वर्शिप करने लगे थे। क्या करने लगे थे? इमेज वर्शिप। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि वो बुद्धा में यकीन करते थे, आइडल वर्शिप में। तो बुद्धा की इमेज बना के वो उसकी पूजा किया करते थे। तो इमेज वर्शिप कौन से हमारे आर्ट में आती है? गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट में। तो इसलिए गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट से रिलेट करता है हमारा बुद्धिज्म से। उसके बाद जो हमारा थर्ड सेक्ट है बुद्धिज्म का वो है वज्रयान। वज्रयान में जो लोग थे वो यकीन करते थे कि अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें जादू टोना मैजिकल पावर इनसे कर सकते हैं। मतलब इनकी तो चलो हमें फिर भी समझ आ गई, बुद्धा में यकीन करते थे, बुद्धा की बातों में यकीन करते थे। ये वाला सेक्ट तो कुछ अलग ही था कि जादू टोने से हम भाई देखो मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, बैठो मंत्र फूको और लो जी होगी मोक्ष की प्राप्ति। तो ये थोड़े अलग थे। तो इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि ये जादू टोने से मोक्ष प्राप्त करने में यकीन करते थे। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है कि सेंटर्स क्या थे बुद्धिज्म के, यानी बुद्धा जी ने अलग अलग जगहों पे कुछ चीजें हासिल करी। यानी जन्म उनका कहाँ हुआ वो एक बुद्धिज्म का सेंटर बन गया। उन्होंने निर्वाणा कहाँ हासिल करी वो सेंटर बन गया। मृत्यु कहाँ हुई वो सेंटर बन गया। तो ये हमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताओ इस चीज का सेंटर कहाँ था बुद्धिज्म का इंडिया में। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहला है लुम्बिनी। लुम्बिनी में क्या हुआ था? लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। तो ये भी बुद्धिज्म का सेंटर है। बर्थ को हम किस साइन से दर्शाते हैं? लोटस या फिर बुल। अगर आपको कहीं भी लोटस या बुल पूछा जाए क्वेश्चन में तो वो किस चीज को दर्शाता है? गौतम बुद्धा के जन्म को। क्योंकि मैं आपको ये साइंस क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में इनके साथ भी पूछ लिया जाता है कि बोध ट्री किसको दर्शाता है, या फिर व्हील किसको दर्शाता है, फिर डेथ के लिए कौन सा साइन बना है। तो आपको सेंटर्स के साथ साथ ये साइंस भी याद रखने हैं जो बुद्धा की लाइफ के कुछ सिचुएशंस को, कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के जो सिचुएशन थे उनको डिपिक्ट करता है। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटर हमारा बोध गया। बोध गया के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। बिहार में बोध में उन्होंने जब मेडिटेशन किया था तो उन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हुई थी, यानी सब जीवन को उन्होंने त्याग दिया था और उन्होंने जहाँ अपने अंदर ये चीज संभाली थी कि संसार मेरा है, मैं संसार का हूँ। तो यहाँ पे क्या उन्हें प्राप्त हुआ था? एनलाइटमेंट। और इस सीन को हम किस चीज से दर्शाते हैं? बोध ट्री, क्योंकि उन्होंने जो अपनी तपस्या है वो बोध ट्री के नीचे बैठ के ही की थी। नेक्स्ट है सारनाथ। सारनाथ में भी मैंने आपको बताया था वहां पे उनका फर्स्ट सेरेमन हुआ था, यानी फर्स्ट काउंसिल हुई थी उनकी, जहाँ पे उन्होंने लोगों को सीख देनी स्टार्ट की थी। अब इस चीज को हम किससे दर्शाते हैं? व्हील से दर्शाते हैं गाइस। किससे दर्शाते हैं हम? व्हील से। उसके बाद नेक्स्ट है कुशीनगर। कुशीनगर के बारे में मैंने आपको बताया था, वहां पे उनकी डेथ हुई थी और उसको हम किससे दर्शाते हैं? स्तूपा से। स्तूपा क्या होता है? एक बिल्डिंग के ऊपर आपने देखा होगा ना इस तरीके के वो बने होते हैं, ताजमहल में भी देखा होगा
इस तरीके के बने थे। मस्जिद में आपने देखा होगा या फिर चर्च में देखा होगा, तो इस तरीके का एक बना होता है मॉन्यूमेंट सा, गोल ओवल का। इसको बोलते हैं स्तूपा। तो जो स्तूपा था वो उनकी डेथ को दर्शाता है। कुछ अलग अलग सेंटर और है जहाँ पे बुद्धा जी गए थे, उन्होंने अपनी टीचिंग्स लोगों को दी थी। वो कौन कौन से है? अमरावती है यूपी में, नालंदा है बिहार में, जूनागढ़ इन गुजरात, इन सांची इन एमपी। तो यहाँ पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि नालंदा कौन से रिलीजन का सेंटर है लर्निंग का? तो किसका है? बुद्धिज्म का, क्योंकि बुद्धा जी नालंदा गए थे अपनी टीचिंग्स लोगों को देने के लिए। उसके बाद अगर आपको हम बताए जाए कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर क्या है, मतलब बुद्धा के टाइम पे क्या क्या चीजें बनी और वो कैसे उनसे रिलेट करती थी, उसके बारे में। चैत्य बनाया गया। चैत्य क्या होता था? बुद्ध जहाँ पे प्रेयर्स की जाती थी, बुद्धिज्म जो लोग फॉलो करते थे वो लोग जहाँ पे प्रेयर करते थे उसको बोला जाता था चैत्य। जहाँ पे उनसे लोग रिलेटेड रहते थे, रेजिडेंस, उनके रेजिडेंस को क्या नाम दिया गया? विहारा। जहाँ पे वो वास करते थे वो विहारा। उसके बाद स्तूपा। स्तूपा में क्या बताया था मैंने? वो स्तूपा क्या होता है? एक ऐसा शेप का होता है, इसमें बुद्धा जी के रेलिक्स रखे गए थे। रेलिक्स यानी कि ये स्तूपा है और इसके ऊपर एक ऐसे करके एक शेप बना होता था। तो कहा जाता था जब बुद्धा जी की डेथ हुई तो उनकी अस्थियां रख ली गई अलग अलग, जहाँ पे उनके जो है सेंटर्स बनाए गए, वहां पे एक ऐसे मॉन्यूमेंट बनाया गया। स्तूपा के ऊपर एक छोटा सा ऐसे ब्लॉक जैसा कुछ होता था, कहीं पे उनकी उंगलियां रख ली, कहीं पे उनकी राख रख ली, मतलब जो भी उनकी अस्थियां थी कुछ 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 हर जगह वो रखते गए ताकि हमेशा बुद्धा जी से जुड़े रह सके। उसके बाद है पेंटिंग्स ऑफ अजंता। अजंता की पेंटिंग्स में भी बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड चीजें दिखाई गई है। तो एग्जाम में ये भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बन चुका है कि पेंटिंग्स ऑफ अजंता किससे रिलेटेड है? तो हमारी बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो गाइज आपने देखा, आपने पढ़ा कि बुद्धा कौन थे, उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को त्यागा, अलग एक पाथ पे चले गए, उन्होंने क्या क्या चीजें सिखाई हमें और उनके सेंटर क्या थे, लिटरेचर क्या थे। हमने डिटेल में बुद्धिज्म के बारे में सारी चीजें पढ़ ली है। मेरे हिसाब से इससे बाहर तो शायद ही कोई क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि मैंने कोशिश ये करी है कि जितने भी इम्पोर्टेंट्स हमारे थे, जितना भी मैं इम्पोर्टेंट चीजें कवर कर सकती थी, मैंने सारी चीजें इस टॉपिक में कवर करी है। तो इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब जैसे हमने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा, सेम उसी तरीके से एक और रिलीजन जो था उसी टाइम चल रहा था, वो था जैनिज्म। बुद्धिज्म खत्म होने के बाद जैनिज्म नहीं आया है। जिस टाइम बुद्धिज्म चल रहा था साथ ही में पैरेलल कहीं ना कहीं जैनिज्म भी स्टार्ट हो चुका था। तो आपके माइंड में ये चीज नहीं आनी चाहिए बुद्धिज्म खत्म होने के बाद या फिर बुद्धिज्म में कोई बुराइयां थी जिसको खत्म होने के बाद लोग जैनिज्म की तरफ चले गए। नहीं, एक तरफ बुद्धिज्म चल रहा था, लोग बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे, और दूसरी तरफ ही कहीं जैनिज्म भी स्टार्ट हो चुका था। तो अब हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में। तो जैनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन जैनिज्म स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बुद्धिज्म के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ कि बुद्धिज्म रिलीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। कौन सा डे है वो? विशाखा पूर्णिमा। कौन सा डे है वो? विशाखा पूर्णिमा। अब ये डे क्यों मनाया जाता है, इस डे की क्या महत्वपूर्ण बात है जो इस डे को वो लोग सेलिब्रेट करते हैं? माना जाता है कि विशाखा पूर्णिमा वो डे है कि उसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, सेम उसी दिन उन्होंने मृत्यु उन्हें मिली थी, उसी टाइम उन्होंने जो है रिनाउंसिएशन जो है उनको गेन हुआ था। तो ये तीनों इवेंट जो है एक ही दिन हुए थे, मतलब किसी भी अलग साल में, लेकिन एक ही दिन हुए थे, एक ही साल के उसी मंथ में, मतलब उसी मंथ में उसी डेट पे, साल चाहे अलग अलग हो। तो विशाखा पूर्णिमा उस दिन को कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज है बुद्धिज्म से रिलेटेड। तो अब हम स्टार्ट करेंगे जैनिज्म के बारे में। अब जैनिज्म, मैंने जैसे आपको बताया कि जैनिज्म भी बुद्धिज्म के साथ साथ कहीं ना कहीं पैरेलली चल रहा था। एक साइड लोग बुद्धिज्म को भी फॉलो कर रहे थे, बुद्धिज्म लोगों की नजरों में आ रहा था, तो वहीं कहीं जैनिज्म भी स्टार्ट हो चुका था। अब जैनिज्म भी बुद्धिज्म की ही तरह एक रिलीजन है जिसने लेटर वैदिक पीरियड की कुछ बातों को कंडेम किया, मतलब कुछ बातों का विरोध किया,
और अपने रिलीजन में कुछ ऐसी चीजें लाई जिनसे उन्हें थोड़ी फ्रीडम मिल सके लेटर वैदिक पीरियड के जो बातें थी उनसे। अब आपने सुना जैनिज्म, अच्छा माइंड में हमारा आया महावीरा। तो आप सब क्या सोचेंगे, महावीरा फाउंडर थे, जैसे हमने पढ़ा है बुद्धिज्म में गौतम बुद्धा फाउंडर थे, तो इसी तरह हमने हमेशा अपनी बुक्स में पढ़ा है महावीरा जैनिज्म, महावीरा जैनिज्म। तो क्या महावीरा जैनिज्म के फाउंडर थे? नहीं, महावीरा जैनिज्म के फाउंडर नहीं थे। जैनिज्म स्टार्ट किसी और गुरु ने किया था, उन गुरु का नाम था ऋषभनाथ। महावीरा जैनिज्म के फाउंडर थे इंडिया में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैनिज्म की स्टार्ट जो है महावीरा ने की थी, लेकिन ओवरऑल अगर हम जैनिज्म की बात करें पूरे वर्ल्ड के लिए तो उसके फाउंडर थे ऋषभनाथ जी। ऋषभनाथ जी ने जैनिज्म को जो है फाउंड किया, कौन सी सेंचुरी में? 6th सेंचुरी में। और जैनिज्म में हमारे 24 तीर्थंकारा है। कितने हैं? 24 तीर्थंकारा। तीर्थंकारा कौन होते हैं? जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमें रिलीजन के बारे में सिखाते हैं, उसे बोलते हैं हम तीर्थंकारा। तो ऐसे 24 गुरु जैनिज्म में हुए। पहले थे ऋषभनाथ, और जो हमारे आखिरी थे वो थे हमारे महावीरा, जिनके बारे में अक्सर हम बुक्स में पढ़ते हैं। हमारे पास प्रूफ सिर्फ लास्ट के 2 जो हमारे तीर्थंकारा है उनके बारे में है। तो महावीरा से ही हमें पता चला था कि उनसे पहले 23 और गुरु थे, और वो उस टाइम आखिरी गुरु थे जो जैनिज्म के तीर्थंकार थे। तो अब हम पढ़ेंगे महावीरा के बारे में, क्योंकि सबसे फेमस इसमें महावीरा ही है, तो हमें महावीरा के बारे में पढ़ना। महावीरा थे फाउंडर ऑफ जैनिज्म इन इंडिया। तो अगर आपको बोला जाए कि फाउंडर कौन थे जैनिज्म के इंडिया में, तो थे महावीरा। या फिर आपको पूछा जाए कि लास्ट तीर्थंकारा कौन थे जैनिज्म के, तो भी आपका आंसर होगा महावीरा। उनका जन्म हुआ था कुंडग्रामा में, वैशाली में, बिहार में एक जगह है वैशाली, और वैशाली में कोई डिस्ट्रिक्ट या गांव था कुंडग्रामा, वहां पे उनका जन्म हुआ था। उनके माता पिता का नाम था सिद्धार्था और त्रिशला, और उनकी शादी हुई थी यशोदा से, जिनको एक बेटी भी हुई उनसे, प्रियदर्शना। और प्रियदर्शना के जो हस्बैंड थे जमाली, वो आगे जाके महावीर के ही शिक्षक बन गए। तो सबसे पहले शिक्षक जो महावीर के बने थे वो उन्हीं की बेटी के पति यानी उन्हीं के जमाई थे जमाली। तो अगर आपको पूछा जाए कि फर्स्ट डिसिपल कौन थे हमारे महावीरा के, तो वो थे जमाली, जो उन्हीं की बेटी के हस्बैंड थे। उन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया था 30 साल की उम्र में। जैसे गौतम बुद्धा ने 29 की एज में ये सारा जीवन त्याग दिया था, मोह माया त्याग दी थी, घर छोड़ के चले गए थे, इसी तरीके से 30 साल की उम्र में उन्हें ये समझ आई कि ये सब मोह माया और मुझे इनसे आगे बढ़ना चाहिए। 30 साल की उम्र में वो घर छोड़ के चले गए। 42 साल की उम्र में उनको कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य क्या होता है गाइस? नॉलेज। उसमें गौतम बुद्धा में हम क्या पढ़ते थे? उनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ, निर्वाणा प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पे किस टर्म का यूज किया गया है? कैवल्य। कैवल्य यानी कि नॉलेज। उन्हें सही नॉलेज कौन सी उम्र में प्राप्त हुई? जब उन्होंने बहुत सारी तपस्या की, बहुत मेडिटेशन किया, तो 42 ईयर की एज में उन्हें कैवल्य प्राप्त हुई। फर्स्ट सेरेमनी यानी उनकी भी फर्स्ट, एक तरीके से कह सकते हैं सभा, मीटिंग, जो भी कह सकते हैं आप, कुछ भी कह लो, सत्संग होते हैं ना जैसे, तो सेरेमन आप उसी से समझ लो कि फर्स्ट सेरेमन उनका कहाँ पे हुआ था? पावा बिहार। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट सेरेमन जैनिज्म का कहाँ पे हेल्ड हुआ था? गाइस पावा बिहार में। उनकी जो साइट है जहाँ पे उनका जन्म हुआ उसको ह्यूमनिदेई पिलर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि ह्यूमनिदेई पिलर बनाया गया जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, और वो किसके थ्रू बनाया गया था? अशोका रूलर, जो कि मौर्यन डायनेस्टी से रिलेट करते थे। आगे जाके हम मौर्यन एम्पायर के बारे में भी पढ़ेंगे, अशोका के बारे में पढ़ेंगे, अशोका कौन थे। लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि अशोका जो थे वो बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी बहुत फॉलो करते थे। तो उन्होंने जहाँ पे महावीरा का जन्म हुआ वहां पे उन्होंने ह्यूमनिदेई पिलर बनाया था, और फिर उनकी मृत्यु हो गई 72 साल की उम्र में पावापुर में ही। महावीरा को जिना भी कहा जाता है गाइस, आपको याद रखना है कि महावीरा को जिना भी कहा जाता है। जैसे गौतम बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया या फिर एनलाइटेंड वन कहा जाता था, इस तरीके से महावीरा को जिना भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये अक्सर पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है कि हु इज नोन एज जिना, देन योर आंसर विल बी दैट महावीर इज नोन एज जिना।
तो अब हम पढ़ेंगे आगे डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म। जैसे वहां पे हमने टीचिंग्स पढ़ी थी बुद्धा की, तो सेम किसी तरीके से कि बुद्धिज्म में जो हमें चीजें सिखाई गई, तो जैनिज्म में हमें क्या सिखाया गया है। जैनिज्म में हमें सबसे पहली चीज सिखाई गई अहिंसा। ज्यादातर इनके कॉन्सेप्ट सेम है, आप जब पढ़ोगे तो आप रिलेट कर पाओगे। यही कुछ चीजें जो है जैनिज्म में पढ़ाई गई, यही कुछ चीजें जो है बुद्धिज्म में पढ़ाई गई थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सिमिलर था ये रिलीजन। सबसे पहले है अहिंसा कि नॉन वायलेंस। अहिंसा मतलब क्या होता है, नॉन वायलेंस, कि हमें कभी भी किसी की मृत्यु नहीं करनी, किसी को मारना नहीं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। मतलब इस लेवल तक ये लोग जैनी जो है, जो जैन लोग हैं, इस लेवल तक फॉलो करते हैं अहिंसा को कि एक मच्छर या एक चींटी भी इन लोगों से मर जाए ना तो इन्हें बहुत दुख होता है कि मेरे से कैसे ये पाप हो गया कि एक मच्छर मेरे से मर गया, मर गया। कि आज भी जो जैन लोग हैं वो इन चीजों को फॉलो करते हैं कि कोई मच्छर ना मर जाए उनसे। आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग जो है व्हाइट कलर का मास्क लगा के रखते हैं फेस पे। तो क्यों लगा के रखते हैं, ताकि कहीं गलती से बोलते हुए या चलते हुए उनके मुंह में कोई परिंदा, मतलब कि कीटाणु या फिर कोई कहते हैं छोटा सा इंसेक्ट ना उनके माउथ में चला जाए, गलती से उनसे उनकी मृत्यु ना हो जाए। तो अहिंसा को फॉलो करने के लिए वो लोग इस हद तक करते हैं कि वो लोग फेस पे मास्क भी लगा के रखते हैं कि उनसे किसी की मृत्यु, किसी जीव जंतु, इंसान तो क्या किसी जीव जंतु तुच्छ से तुच्छ की मृत्यु भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कि सत्य, हमें हमेशा सत्य बोलना है, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना है। तीसरा वही सेम असत्य है कि सत्य यानी झूठ नहीं बोलना है। मतलब ऐसे भी झूठ नहीं बोलना है कि नहीं, किसी ने आपसे सपोज पूछा कि क्या अरे तू राम को जानता है, चाहे आप राम को जानते हो लेकिन आपने उसके बोल दिया नहीं यार मैं तो राम को नहीं जानता। अब देखो इससे उसका कोई बुरा तो नहीं हुआ ना, लेकिन जैनिज्म में ये फॉलो होता है कि आपको इतना सा भी झूठ नहीं बोलना है, आपको सारी चीजें सच बोलनी है। नेक्स्ट है अपरिग्रह। अपरिग्रह में क्या होता है कि किसी की प्रॉपर्टी पे आपको कब्जा नहीं करना। कई बार आप देखते हैं ना किसी की प्रॉपर्टी पे, धन पे लोग कब्जा कर लेते हैं, छीन लेते हैं। तो अपरिग्रह में यही है कि किसी की प्रॉपर्टी पे आपको कब्जा नहीं करना है। नेक्स्ट है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य मतलब आपको पता होगा, ब्रह्मचार्य हमारे हनुमान जी थे, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं होना है। तो इस चीज को आपको फॉलो करना है, तो वो सब आता है ब्रह्मचार्य में। इसके बाद जैसे बुद्धिज्म में त्रिरत्न पढ़े थे, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी उनके भी त्रिरत्न थे। पहला था कि राइट फेथ, यानी कि आप जैन धर्म में बिलीव रखो। दूसरा राइट नॉलेज, जैन धर्म में जो जो चीजें आपको बताई गई हैं आपकी उनकी सही नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा राइट एक्शन, की आपको क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं, क्या चीज करना सही है हमारी ह्यूमैनिटी के लिए, हमें वो चीज करनी है, और जो चीजें गलत है हमें उन्हें त्यागना है। तो ये इनके थे त्रिरत्न। तो त्रिरत्न भी आपको याद रखने हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। सपोज आपको 3 दे दिए त्रिरत्न बुद्धिज्म के और 1 दे दिया त्रिरत्न जैनिज्म का, आपको पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। तो आपको पता होना चाहिए कि बुद्धिज्म के रत्न कौन से हैं और इसके त्रिरत्न कौन से हैं, तो ताकि आपका एग्जाम में एकदम क्लियर हो सके कि आपको क्या आंसर करना है। इसके बाद 5 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नॉलेज। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब नॉलेज आप किस किस तरीके से आप प्रदान कर सकते हैं, किस किस तरीके की नॉलेज उन्होंने बताई है, हमें कैसे कैसे नॉलेज मिलती है। फर्स्ट है मति जना। मति जना यानी कि हमें हमारे जो ब्रेन, हमारे सेंस ऑर्गन से जो हमें नॉलेज मिलती है, जैसे मैंने कुछ देखा, मैंने कुछ सुना, मैंने कुछ मतलब इस तरीके से जो भी मेरी नॉलेज हुई, मैंने कुछ देखा है, फिर मेरे ब्रेन ने जो चीजें स्टोर की हुई है उससे रिलेटेड जो नॉलेज है मिलती है वो होती है मति जना। नेक्स्ट है अवधि जना। अवधि जना मतलब परसेप्शन से, कुछ मैंने फील किया, मतलब कुछ सोचा मैंने, तो वो चीज आ गई परसेप्शन में। थर्ड है श्रुति जना, यानी कि आपने कुछ बोला और मैंने वो चीज सुन ली और मैंने वो नॉलेज गेन कर ली, तो वो चीज आ जाती है श्रुति जना। नेक्स्ट है महाप्राया जना। महाप्राया जना में होती है टेलीपैथिक नॉलेज। अब टेलीपैथिक नॉलेज क्या होती है, कभी कभी आपने देखा है ना कि जैसे आपकी मम्मी का फोन आएगा आपको और बोलेगी तो ठीक है ना। आप कई बार क्या होते हैं असलियत में प्रॉब्लम में होते हो और सच में आपकी मम्मी आपसे पूछी या फिर आपसे कोई क्लोजर पूछता है कि तू ठीक है ना, उन्हें पता नहीं कैसे फील हो जाता है कि मतलब कुछ गलत हुआ है, शायद कुछ गलत हुआ है, कुछ अटपटा है, कुछ गलत है, तो कुछ फीलिंग होती है अंदर से, हमें पता चल जाता है। तो वो चीज होती है टेलीपैथिक नॉलेज, मतलब किसी चीज का हमें आभास हो जाना। तो वो नॉलेज कौन सी होती है, टेलीपैथिक, वो होती है महाप्राया में। नेक्स्ट है केवल जना।
केवल जना यानी टेम्पोरल नॉलेज, मतलब कि जब इंसान को ये चीज पता चल जाए कि एक है ना फिलोसफी वाली बात, ये सारा संसार मेरा है, मैं सारे संसार का हूँ, जितनी भी चीजें हैं सब मेरी है, जो भी है मैं उन सब का हूँ। तो ये जो फिलोसफी वाली नॉलेज है ना, ये हमारी सारी आती है केवल जना में, यानी कि टेम्पोरल नॉलेज। अब इसके बाद इन्होंने भी कुछ और चीजें हमें बताई, कुछ और चीजें हमें सिखाई। वो क्या सिखाया कि बुद्धिज्म की तरह ही जैनिज्म के लोग भी रिचुअल्स में और भगवान की एग्जिस्टेंस में नहीं मानते थे। Both Buddhism and Jainism do not believe in the existence of rituals and Jainism. तो आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड, ये भी सेम बुद्धिज्म की तरह इक्वालिटी में बिलीव करते थे कि वुमेन्स को और जो भी लो कास्ट के लोग हैं, दे ऑल शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द सोसाइटी, दे शुड बी गिवन इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी। तो ये चीज भी आपको माइंड में रखनी है कि ये दोनों सेम चीज को फॉलो करते थे। अब कहीं ना कहीं देखो हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर कर लिया, तो आपको लग रहा होगा ना, देखो बुद्धिज्म और जैनिज्म के कितनी चीजें सिमिलर है। रिचुअल्स को ना मानना, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को ना मानना, अहिंसा, सत्य बोलना, झूठ ना बोलना, किसी को मारना पीटना नहीं, कितनी सारी चीजें सेम है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अच्छी है कि अगर हम अपने जीवन में ये सारी चीजें लाते हैं तो हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो गाइस, तो जरूर कुछ चीजें फॉलो करने की कोशिश करना लाइफ में, पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है नॉन वायलेंस, कि हमें मैंने बताया था ना अहिंसा, मतलब किसी को मारना पीटना नहीं है। उसके बाद इन्होंने वर्ण सिस्टम को कंडेम नहीं किया है। इन्होंने ये नहीं कहा कि वर्ण सिस्टम गलत था। क्यों ऐसा क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि इन्होंने कहा देखो ये इंसान ने बनाया है, इंसान गलत था इसलिए ये चीजें गलत हुई। अगर इंसान गलत नहीं होता तो ये चीजें भी गलत नहीं होती। तो ये आपको याद रखना है, विच रिलीजन डज नॉट कंडेम वर्ण सिस्टम, देन योर आंसर विल बी दैट जैनिज्म डज नॉट कंडेम वर्ण सिस्टम। अब हमने अपना बुद्धिज्म का पार्ट भी पूरा कंप्लीट कर लिया है, जैनिज्म का पार्ट भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। आपको स्टार्ट याद होगा कि जो पिछला सेशन था उसमें मैंने आपको बताया था महाजनपद के बारे में। अब तक कहीं पे भी मैंने महाजनपद का भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि महाजनपद पढ़ने से पहले आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए थी, क्योंकि ये महाजनपद के टाइम पे ही ये चीजें भी साथ में चल रही थी। तो गाइस, अब हम पढ़ते हैं कि महाजनपद क्या थी, कौन कौन से महाजनपद उस टाइम फेमस हुए, किसकी क्या कैपिटल थी। तो अब हम पढ़ेंगे उनके बारे में डिटेल में। तो अब हम पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। आपको याद होगा तो मैंने आपको सेशन में बताया था कि जब इंडो आर्यंस आए तो वो जहाँ पे रहे उनको बोला गया जनपद। जन यानी जहाँ पर उन लोगों ने रहना स्टार्ट किया वो हो गए जनपद। और जो जनपद यानी जो जगह बहुत ज्यादा फेमस हो गई वो बन गई महाजनपद। तो आज हम उन महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे कि वो महाजनपद कौन कौन से। सबसे पहले जो जनपद फेमस हो गए उनको बोला गया महाजनपद। और इसी टाइम पे ही बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी देखा गया। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि बुद्धिज्म जैनिज्म क्यों पढ़ा है हमने, क्योंकि वो भी इसी टाइम पीरियड पे हुआ था। उसके बाद जो उन्हें रूल करते थे उन किंग्स को क्या बोला जाता? गणास और संघास। हर एक की अपनी कैपिटल सिटी भी होती थी। वहां पे कौन कौन होता था? राजा होता था यानी किंग, उप राजा यानी वाइस किंग, सेनापति यानी कमांडर। और इसी एरा में हमने सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखी। ये आपको सिर्फ मैंने ब्रीफिंग दी है। मेन यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से महाजनपद की कैपिटल कौन सी थी, या फिर प्रेजेंट में जो एरिया है वो कौन सा महाजनपद हुआ करता था। तो मेन आपको महाजनपद पे सिर्फ ये चीज याद रखनी, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज इंपॉर्टेंट है, ना कि ये सिर्फ आपको ब्रीफिंग के लिए बताई गई थी। तो सबसे पहला हमारा महाजनपद है गांधारा। गांधारा फिलहाल कौन सी जगह है? काबुल और रावलपिंडी के बीच में जो जगह है उस टाइम उसे गांधारा बोला जाता था। और उसकी कैपिटल क्या थी? तक्षशिला। अब मैं आपको देखो इतने सारे महाजनपद है, 16 है, उन सबकी अपनी अपनी कैपिटल है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू ये सब चीजें याद करा दूं, क्योंकि ट्रिक्स से क्या होता है ना, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं हमारे माइंड में फिट हो जाते हैं। ये चीजें ना हम भूल जाते हैं, लेकिन सेंटेंस ऐसे होते हैं फिट हो जाते हैं हमारे माइंड में। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको ट्रिक्स से सारी चीजें समझाऊं। तो वन बाय वन सबकी ट्रिक भी बताऊंगी आपको। तो महाजनपद है गांधारा और उसकी कैपिटल है तक्षशिला। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? आपको याद है गांधी जी ने सॉल्ट पे टैक्स हटाने के लिए दांडी मार्च किया था। गांधी जी ने सॉल्ट पे टैक्स हटाने के लिए दांडी मार्च किया था।
तो गांधी से हो गया गांधारा और सॉल्ट पे टैक्स, टैक्स यानी कि तक्षशिला। तो आप इसको कैसे याद रखें, गांधी जी ने सॉल्ट पे टैक्स लगाने के लिए आंदोलन किया था। सेकंड है हमारा महाजनपद अंगा। प्रेजेंटली ये कहाँ पर है, कौन सा एरिया है, भागलपुर और मुंगेर के बीच का, और इसके कैपिटल है चंपा। अब इसको आप क्या याद रखेंगे, अगर हम सब चंपी करते हैं, कहाँ करते हैं चंपी, हम अपने शरीर के अंग पे करते हैं ना, अंग यानी कि और पार्ट ऑफ बॉडी। तो अब अंग पे हम चंपी करते हैं, तो अंग से क्या हो गया अंगा और चंपी से चंपा, तो अंग पे चंपी, तो अंग हो गया अंगा यानी कि महाजनपद, चंपी यानी चंपा उसके कैपिटल। इजी है ना, देखो याद हो जाएगी ना। अब देखो वैसे तो याद ना हो, लेकिन ये लाइन ऐसी है जो माइंड में फिट हो जाएंगी, तो इनसे क्या आपको फट से आप जो क्वेश्चन देख के बता दो कि अच्छा अंग चंपा किसकी कैपिटल थी, अच्छा चंपा, चंपा यानी चंपी, अंग पे चंपी यानी अंगा, वेरी गुड। नेक्स्ट महाजनपद कौन सा है हमारा, मगधा। प्रेजेंट का कौन सा एरिया है ये हमारा, पटना एंड गया का, और इसकी कैपिटल क्या थी, राजगृह। अब राजा वाजा भी तो किसी चीज में तो दूध चाय पानी कुछ तो पीते होंगे, भाई हम तो पीते हैं कप में, क्या पता वो मग में पीते हो। तो राजा का मग, क्या राजा का मग, राजा यानी राजगृह, मग यानी मगर, इजी है ना। नेक्स्ट है काशी। काशी प्रेजेंटली कौन सी जगह है, वाराणसी यूपी में, और इसकी कैपिटल भी थी वाराणसी। अब औरतें बोलते हैं ना यार काश मुझे बनारसी साड़ी मिल जाए, काश मेरे में बनारसी और येलो कलर की बनारसी साड़ी होती मेरे पास, तो काश बनारसी साड़ी, इजी, लड़कियों को याद हो जाएगा, लड़कियां नहीं बोलने वाली इसको कभी भी, साड़ी सबको अच्छी लगती है बनारसी, तो बनारसी यानी वाराणसी, काश यानी काशी। नेक्स्ट है हमारा महाजनपद वाजी। प्रेजेंटली कौन सा एरिया है, वैशाली इन बिहार, और इसकी कैपिटल क्या थी, वैशाली। मेरी ना एक दोस्त है वैशाली, मतलब थी स्कूल टाइम पे वैशाली टैलेंट, तो उसने कोई अच्छा काम किया, मैं से क्या बोलूं, अरे वाजी वाह वैशाली क्या काम किया तूने, अरे वाजी वाह वैशाली, अरे भाई बल्ले बल्ले कर दी तूने तो वाजी वाह वैशाली, वैशाली कैपिटल, वाजी महाजनपद। अब आगे बढ़ते हैं मल्ला। मल्ला कौन सा एरिया है, वैशाली का साउथ का जो एरिया प्रेजेंट में है उसे मल्ला कहते थे, उसकी कैपिटल थी पावा। तो इसको कैसे याद रखेंगे, पावा जी खाई है ना सबने, पावा जी सबने खाई थी, तो एक नया वेरिएशन बना देते पावा जी का, कौन सा, मलाई पाव भाजी। सब बोलना अपनी मम्मी को, आज भाई मुझे तो मलाई पाव भाजी खानी है, आज ही सीखे मैंने। तो मलाई मतलब मल्ला, पाव मतलब पावा। नेक्स्ट है छेदी महाजनपद। प्रेजेंटली कौन सा एरिया है, बुंदेलखंड, और इसकी राजधानी क्या है, शक्तिमती, शुक्तिमती। दबंग देखिए, दबंग में कौन थे हमारे, छेदी सिंह, छेदी सिंह यानी सोनू सूद। तो छेदी क्या था, बहुत पावरफुल था, देखो बॉडी शॉडी थी ना छेदी की, तो छेदी में क्या थी, शक्ति, छेदी में क्या थी, छेदी में शक्ति। छेदी जी हमारे बहुत ताकतवर थे, बॉडी वॉडी थी अपनी, सलमान खान से लड़े थे, तो छेदी हो गया महाजनपद, शक्ति यानी शक्तिमती। नेक्स्ट है महाजनपद कोसाला। कौन से एरिया में प्रेजेंट में, ईस्टर्न यूपी में, और इसकी क्या कैपिटल है, अयोध्या। अब इसको कैसे याद रखेंगे, अयोध्या से क्या आया, क्लिक करा, क्या क्लिक करा, जल्दी जल्दी सोचो सोचो, राम जी, राम भगवान थे अयोध्या में, और उनकी माता का नाम क्या था, कौशल्या। तो राम की माता, राम कहाँ से थे, अयोध्या, उनकी माता कौशल्या। इजी है ना गाइस, देखो ट्रिक से सारे 16 के 16 महाजनपद आपको याद हो जाएंगे, और उनकी कैपिटल। आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, ये लाइंस ऐसी है अगर एक दो बार पढ़ ली तो एग्जाम में फट से क्लिक कर जाएगा कि कौन सा महाजनपद कौन सी कैपिटल। नेक्स्ट है हमारा महाजनपद कुरु। प्रेजेंटली एरिया हरियाणा, कुरुक्षेत्र सुना है ना, हरियाणा से बीएड भी करते हैं कुरुक्षेत्र से, तो उसकी क्या थी कैपिटल, इंद्रप्रस्था और हस्तिनापुर। अब इसे ऐसे याद रखेंगे, कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी ना पांडवों की और उनकी कौरवों की। कुरुक्षेत्र में इंद्र हाथी पर, किस पे, इंद्र हाथी पर आए थे। कुरुक्षेत्र यानी कुरु, इंद्र यानी इंद्रप्रस्थ, हाथी यानी हस्तिनापुर। नेक्स्ट है पांचाल, वो प्रेजेंटली एरिया रोहिलखंड, एंड कैपिटल इज कामपाल। पांचाल यानी 5 राजाओं से धरती कांप गई, क्या हो गई, 5 राजाओं से धरती
काप गई। 5 राजाओं से धरती काप गई। 5 यानी पांचाल, काप यानी कामपल्या। नेक्स्ट है मत्स्य। मत्स्य प्रेजेंटली एरिया जयपुर एंड द कैपिटल इज विराटनगर। इसका इजी है, देखो मैट विराट, मैट यानी मत्स्य, विराट यानी विराटनगर। विराट कोहली कहाँ प्रैक्टिस करता होगा? मैट पे प्रैक्टिस करता होगा ना, तो विराटनगर एंड मत्स्य। नेक्स्ट है सुरासेना महाजनपद। द एरिया इज मथुरा, प्रेजेंट एरिया एंड द कैपिटल इज ऑल्सो मथुरा। मथुरा के पेड़ तो सबने खाए हैं, मथुरा में घूमे भी है। मथुरा के सुअर देखे है क्या कभी? आज सुन लो भाई, मथुरा के सुअर बहुत फेमस है। तो मथुरा हो गया हमारा कैपिटल, सुअर से हो गया सुरासेना। याद रखना भाई, मथुरा के सुअर देख के आना जरूर। उसके बाद है अस्मका। अस्मका का प्रेजेंट एरिया पैठान एंड द कैपिटल इज पटना। अब इसको कैसे याद रखेंगे? हमारे इंडिया में 2 जगह है, असम एंड पटना। तो पटना किससे रिलेट कर रहे हैं हम यहाँ? असम से। वही असम पटना घूम के आए थे हम तो। अस्मका असम, पटना पटना। नेक्स्ट है अवंती महाजनपद एंड प्रेजेंट एरिया इज मालवा और कैपिटल क्या है इसकी? उज्जैन। अब अवंती, इसको कैसे याद रखेंगे उज्जैन को? अवंती को आप सोच लो उन्नति। अब जब किसी की उन्नति होती है तो भविष्य उसका कैसा हो जाता है? उज्जवल, चमक जाता है। उन्नति करने से भविष्य कैसा होता है? उज्जवल। उन्नति यानी अवंती, उज्जवल यानी उज्जैन। लास्ट महाजनपद है हमारा कंबोजा। कंबोजा प्रेजेंट एरिया हजारा इन पाकिस्तान एंड जो हमारी कैपिटल है वो है राजापुर। अब क्या है यहाँ पे, कैसे याद करेंगे? कंबोज का राजा। क्या याद करेंगे? कंबोज का राजा। कंबोज यानी कंबोजा, यानी राजा यानी राजापुर। सी कितना इजी था महाजनपद और उनकी कैपिटल को याद करना। अगर पूछ लिया जाए, अच्छा बताओ तक्षशिला किसकी कैपिटल थी? अच्छा तक्षशिला गांधी जी ने टैक्स लगाया था। गांधी जी से क्या हो गया? गांधारा, यानी कि किसकी कैपिटल थी? गांधारा की। अगर मैं आपसे पूछ लूं, अच्छा विराटनगर किसकी कैपिटल थी? अच्छा विराटनगर ने विराट कोहली किस पे प्रैक्टिस करता है? मैट पे, यानी मत्स्य से। तो कितना इजी हो जाएगा ना महाजनपद और इसकी कैपिटल्स को याद करना। तो ये ट्रिक से याद करना, फट से याद हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। तो अब गाइस हमने अपना सेकंड जो आ रहा था महाजनपद आयरन एज का वो कंप्लीट कर लिया है। हमने लास्ट क्लास में हमने वैदिक पीरियड, वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ा। आज हमने बुद्धिज्म, जैनिज्म, महाजनपद के बारे में पढ़ा। तो बहुत सारी चीजें हमने अभी तक कवर कर ली है। ऑलमोस्ट हाफ हमारा एशियन हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट हम जो है अपना नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ेंगे? मौर्य के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हो गई, भाई हड़प्पा भी आ गए, चामुंडा भी आ गए, महाजनपद भी आ गए, बुद्धिज्म भी, जैनिज्म भी। चलो भैया मौर्य को भी ले आते हैं, मौर्य के बारे में पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट सेशन के लिए अपडेट रहिएगा। नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी मौर्यन डायनेस्टी पे। तब तक आप इन सबके क्वेश्चन और इनके नोट्स को अच्छे से गो थ्रू करना। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना, कमेंट बॉक्स में लिखना। हमारी कोशिश यही रहेगी हमारी टीम की कि आपके जितने भी हम क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सके। थैंक यू सो मच।